गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का ये वीडियो होने वाला है क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जो कि है रिसोर्सेज उसका। तो इससे पहले आप लोगों ने इंट्रोडक्शन इसका पढ़ लिया है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज से। ठीक है, यहाँ से पढ़ना है तो शुरू करते हैं। Resources are generally classified into natural, human made and human। तो जो रिसोर्सेज है, ठीक है, उसको हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, 3 भाग में बांट सकते हैं। वो क्या क्या है? पहला है नेचुरल, ठीक है, प्राकृतिक हो गया। दूसरा है ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड मतलब मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। और तीसरा हो गया ह्यूमन, जो ह्यूमन खुद जो है एज अ रिसोर्स, संसाधन, ठीक है। तो रिसोर्स का मतलब संसाधन होता है। हम लोग ये सब क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऐसा संसाधन, ऐसे रिसोर्सेज, ठीक है, जो नेचर से डायरेक्टली लिया जाता है, ठीक है, हम लोग को नेचर से प्राप्त होता है, हम लोग को प्रकृति से प्राप्त होता है, और हम लोग उसका इस्तेमाल बिना कुछ खास उसमें परिवर्तन के या बिना कुछ उसमें खास बदलाव के करते हैं, उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। तो एग्जाम्पल क्या क्या है कि हवा जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, वो पानी जो हम लोग के रिवर्स में और लेक्स में होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और सॉइल, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, जो मिट्टी वगैरह है और उसमें मिनरल्स वगैरह जो है, ठीक है, तो वो सब सारे नेचुरल रिसोर्सेज है क्योंकि इसका हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं, है ना। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। तो बहुत सारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो कुदरत के द्वारा फ्री में दिए जाते हैं, ठीक है। उनका फ्री में दिया हुआ एक उपहार होता है, मुफ्त उपहार होता है, ठीक है, जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हवा है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, जंगल है, तो ये सब क्या है? ये सब नेचर ने हमें मुफ्त में प्रदान किया, ठीक है। तो इसके लिए हमको कोई चीज़ बदले में नेचर को नहीं देना होता। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ कुछ जगहों पे क्या होता है कि हम लोग को जो है कुछ टूल्स चाहिए होता है, कुछ उपकरण चाहिए होता है, या टेक्नोलॉजी चाहिए होता है, कोई तरीका चाहिए होता है। टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया हुआ है, डेफिनेशन सॉरी, कि इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। तो टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी हमारे लेटेस्ट जो नॉलेज, हम लोग के न्यूनतम नवीनतम जो जानकारी है और हम लोग का जो कौशल है, उस चीज़ का यूज करके कोई काम करना या कोई चीज़ बनाना, वो आता है टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी में तो वो टेक्नोलॉजी कहलाता है, ये उसका डेफिनेशन है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके या कोई टूल्स का यूज़ करके, कोई उपकरण का यूज़ करके, मशीन्स वगैरह जैसे आप कह सकते हैं, वो सब टूल्स है। तो वो सब का यूज़ करके किसी नेचुरल रिसोर्स को बेस्ट पॉसिबल तरीके में यूज़ करना, ठीक है, वो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का ज़रूरत होता है, ठीक है। तो किसी किसी केस में हम लोग को टूल्स चाहिए होता है, टेक्नोलॉजी चाहिए होता है, ताकि हम लोग उस नेचुरल रिसोर्स को अच्छे तरह से यूज़ कर पाएँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन जो हैं,
उनको हम लोग अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं, अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं। किस आधार पे कि उनका लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, मतलब उनका विकास का स्तर क्या है, हम लोग किस तरीके से उसको यूज कर पा रहे हैं, अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसका यूज़ कितना है, वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उसका ओरिजिन क्या है, मतलब वो स्रोत क्या है, वो कहाँ से मिल रहा है हम लोग को, वो उसका स्टॉक कितना है, मतलब उसका भंडार कितना, वो कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन वो किस किस जगह पे पाया जाता है। तो इन सब अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब से, अलग अलग कारणों के हिसाब से हम लोग नेचुरल रिसोर्स को अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे Natural resources are classified into different groups depending upon their level of development and use। अच्छा ये तो हो गया था, सॉरी। On the basis of their development and use, resources can be classified into groups actual resources and potential resources। तो पहला आता है कि उनका डेवलपमेंट के हिसाब से, उनका विकास के हिसाब से, ठीक है, और उनका यूज़ के हिसाब से कितना वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसको रिसोर्सेज को दो भाग में बांटते हैं, ठीक है। हम लोग मतलब उसका विकास कितना है और हम लोग उसको कैसे यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से उसको दो ग्रुप में बांट सकते हैं हम लोग। क्या है, पहला है एक्चुअल रिसोर्सेज और दूसरा है पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होता है हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज़ नोन। तो एक्चुअल रिसोर्सेज उनको कहते हैं जिनका मात्रा जो है वो हम लोग को पता है कि वो किस मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है। दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट। तो और वैसे रिसोर्सेज जिनको हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए। द रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रूर रीजन ऑफ जर्मनी एंड पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया, द डार्क सॉइल्स ऑफ डेक्कन प्लेटो इन महाराष्ट्र आर ऑल एक्चुअल रिसोर्सेज। तो वैसे रिसोर्सेज, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, तो वैसे रिसोर्सेज जो जिनका मात्रा हम लोग को पता है वो किस मात्रा में अवेलेबल है, किस क्वांटिटी में अवेलेबल है, ठीक है, और हम लोग उसको आज यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वैसे को बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, तो रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रूर रीजन ऑफ जर्मनी। तो एक रूर जगह है जर्मनी में, ठीक है, रूर जगह है जर्मनी में जो कि नॉर्थ राइन जगह, नॉर्थ राइन में आता है। तो वो जर्मनी का पार्ट है, वहाँ पे एक रूर रिवर बहती है, उसके ऊपर रूर रीजन उसका नाम पड़ा है। तो रूर रीजन ऑफ जर्मनी जो है, ठीक है, वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में कोल मिलते हैं, कोल मतलब कोयला। तो कोयला का बहुत बड़ा डिपॉजिट है जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी के रूर रीजन में। और पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार कहाँ है, वेस्ट एशिया में। वेस्ट एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, जो मोस्टली जहाँ से ऑयल, जहाँ जो कच्चा तेल है, जो क्रूड ऑयल जिस देश से प्राप्त होता है, जैसे कि आपका क्या हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, जिनको हम लोग मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल होता है। आप लोग दुबई का नाम सुने होंगे, ठीक है, तो वो यूएई का एक शहर है। तो वो सब सारे जगह जो हैं वहाँ पे वो बहुत फेमस है अपने पेट्रोलियम रिजर्व की वजह से। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम होता है, जिसको हम लोग क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, कच्चा तेल जो होता है, ठीक है, वो बहुत भारी मात्रा में होता है। अब और क्या क्या है, डार्क सॉइल्स ऑफ डेक्कन प्लेटो। डेक्कन का मतलब क्या होता है, ये भारत का जो नक्शा है, नीचे का जो ये पार्ट है नीचे वाला, ठीक है, तो इस एरिया को डेक्कन कहते हैं, ठीक है। गुजरात के नीचे वाला साइड, महाराष्ट्र वगैरह सारा इसमें आता है, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ठीक है, आंध्रा, तेलंगाना, तो ये सब पूरा एरिया को डेक्कन कहते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि आपको डार्क सॉइल मिलता है, ये सब जगह पे ब्लैक सॉइल मिलता है, ठीक है, जो कि उसका भी बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उसमें जो बहुत अच्छे अमाउंट में खेती होती है, अच्छे अमाउंट में फसल होता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र का आपका डेक्कन प्लेटू हो गया, जो कि महाराष्ट्र का एक महाराष्ट्र में डेक्कन प्लेटू का एक पार्ट है। आर ऑल एक्चुअल रिसोर्सेज। तो ये सब एक्चुअल रिसोर्सेज है, क्यों, क्योंकि इन लोग का क्वांटिटी हम लोग को पता है किस मात्रा में अवेलेबल है, और हम लोग इसका आज यूज़ भी कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज हुज एंटायर
quantity may not be known and these are not being used at present। तो वैसे रिसोर्सेज जिनका क्वांटिटी हम लोग का एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, ठीक है, किस मात्रा में अवेलेबल है, वो हम लोग को अच्छे से जानकारी नहीं है और आज हम लोग इसको यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। जो हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है आज वो काफ़ी नहीं है उस चीज़ को यूज़ करने के लिए, तो उसको हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। आज नहीं यूज़ कर पा रहे हैं लेकिन हो सकता है फ्यूचर में हम लोग उसको यूज़ कर पाएँ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। आगे बढ़ते हैं। These resources could be used in the future. The level of technology we have at present may not be advanced enough to easily utilize these resources। तो ये जो रिसोर्सेज है वो आज तो हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हो सकता है फ्यूचर में यूज़ कर पाएँ, भविष्य में हम लोग इसको यूज़ कर पाएँ। और जिस लेवल का टेक्नोलॉजी, जिस लेवल का तकनीक हम लोग को चाहिए, ठीक है, वो यूज़ करने के लिए जो हम लोग पास अभी टेक्नोलॉजी है वो इतना एडवांस नहीं है, ठीक है, इतना विकसित नहीं है, इतना उन्नत नहीं है कि हम लोग उस रिसोर्स को यूज़ कर पाएँ आसानी से, तो वो सब होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स डैट कुड बी यूज इन द फ्यूचर। तो जो यूरेनियम लद्दाख में है, ठीक है, यूरेनियम में लद्दाख का भंडार है, लेकिन वो कितना है ये हम लोग को एक्चुअली नहीं पता, ठीक है, किस मात्रा में है, और वहाँ से उसको निकाल पाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है और ये बर्फ़ का बहुत मोटा परत जमा हुआ होता है, तो वहाँ पे उस यूरेनियम को ढूंढ पाना और निकाल पाना बहुत मुश्किल है। तो आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उससे हम लोग उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में जो हम लोग के पास तकनीक आए उससे हम लोग इस चीज़ का यूज़ कर सकें, तब वो एक्चुअल रिसोर्स बन जाएगा। लेकिन जब तक हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो तब तक वो पोटेंशियल रिसोर्स रहेगा। और रहा बात यूरेनियम का, तो यूरेनियम का बहुत सारा यूज़ है। वैसे तो इसका यूज़ होता है आपका बॉम्ब्स वगैरह बनाने में, लेकिन उसका सिविल यूज़ भी है। सिविल यूज़ क्या है, वो तो आपका बॉम्ब्स वगैरह बनाना मिलिट्री यूज़ हो गया। सिविल यूज़ ये है कि इसका यूज़ किया जाता है आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, तो वहाँ पे यूरेनियम का यूज़ किया जाता है बिजली बनाने के लिए, ठीक है। तो यूरेनियम भी इसलिए हम लोग के लिए ज़रूरी है, लेकिन लद्दाख में जो यूरेनियम है उसको हम लोग अभी के टेक्नोलॉजी से आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए वो पोटेंशियल रिसोर्स में आएगा। हाई स्पीड विंड्स वेयर अ पोटेंशियल रिसोर्स 200 years ago. Today they are an actual resource and wind farms generate energy using windmills. Like in Netherlands you will find some in Nagercoil in Tamil Nadu and on the Gujarat coast। तो इसका एक देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि कैसे एक पोटेंशियल रिसोर्स एक्चुअल रिसोर्स में बदल गया, ठीक है, कि जो हाई स्पीड विंड्स जो हैं, ठीक है, जो तेज़ गति से हवाएं चलती हैं, वो कभी पोटेंशियल रिसोर्स हुआ करते थे 200 साल पहले। मतलब उस समय भी हवाएं चलती थी, लेकिन उस समय हम लोग उसका यूज़ करके अपने फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं कर पाते थे, उससे बिजली नहीं बना पाते थे, ठीक है, तो इसलिए वो हम लोग के लिए पोटेंशियल रिसोर्स था। लेकिन आज हम लोग के पास जो टेक्नोलॉजी है, हम लोग विंड मिल्स वगैरह जो देखिए, अब देख सकते हैं ये विंड मिल है, ठीक है, पवन चक्की बोलते हैं इसको। तो ये बड़ा सा डायना वाला एक पंखा होता है, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पंखे लगा दिए जाते हैं खुले जगह पे, ठीक है, जहाँ पे बहुत तेज़ स्पीड से हवाएं चलती हैं। तो वो क्या करते हैं, हवाएं जो है इन फैंस को घुमाते हैं और घुमाने से वो पीछे जो है वो मशीन लगा होता है जो कि इस घूमने से जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी आज हम लोग बना सकते हैं। तो ये हम लोग के लिए जो हाई स्पीड विंड है वो अब जो है क्या हो गया है, एक्चुअल रिसोर्स हो गया है, ठीक है, एक्चुअल रिसोर्स आज हो गया, क्योंकि आज हम लोग इसका यूज़ कर पा रहे हैं। लेकिन 200 साल पहले हम लोग पास ये विंडमिल वाला टेक्नोलॉजी नहीं था, तो वो उस समय हम लोग के लिए पोटेंशियल रिसोर्स था, ठीक है। तो नीदरलैंड्स में बहुत बड़ा विंड मिल्स है, ठीक है, पवन चक्की का बहुत बड़ा जगह है, बहुत भारी मात्रा में वहाँ पे विंड मिल्स लगे हुए हैं, ठीक है। और नागरकोइल तमिलनाडु में जगह है, वहाँ पे भी कुछ विंड मिल्स लगे हुए हैं, और गुजरात कोस्ट पे भी लगे हुए हैं, ये इंडिया में भी है ना।
तो विदेश में तो बहुत भारी मात्रा में यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट में इंडिया में भी होते हैं। तो ये जो हाई स्पीड विंड है वो आज जो है वो एक्चुअल रिसोर्स बन गया। पहले जो क्या था, पोटेंशियल रिसोर्स था, क्योंकि हम लोग के पास पहले टेक्नोलॉजी नहीं था ऐसा जिससे हम लोग उसका यूज़ कर पाएँ, ठीक है, लेकिन आज है। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी एबायोटिक और बायोटिक। तो वो जो रिसोर्स है, जो हम लोग को मिल रहा है रिसोर्स, ठीक है, तो वो आ कहाँ से रहा है, किसी नॉन लिविंग थिंग से आ रहा है या लिविंग थिंग से आ रहा है, इसके ऊपर जो है वो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं रिसोर्स को एबायोटिक और बायोटिक पे। उसका ओरिजिन क्या है, मतलब वो हम लोग को प्राप्त कहाँ से हो रहा है, किससे हो रहा है, ठीक है। एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग वाइल बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग। तो एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग जानते हैं एबायोटिक का मतलब ही नॉन लिविंग थिंग होता है, तो वैसा रिसोर्स जो कि एबायोटिक चीज़ से हम लोग को मिलता है वो होता है एबायोटिक रिसोर्स से, मतलब नॉन लिविंग थिंग से मिलता है वो होता है एबायोटिक रिसोर्स से। और जो चीज़ लिविंग थिंग से मिलता है वो होता है बायोटिक रिसोर्स से। जैसे एग्जांपल क्या है, सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स आर एबायोटिक बट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज। तो हम लोग सॉइल का यूज़ करते हैं, रॉक्स का यूज़ करते हैं, मिनरल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन वो सब नॉन लिविंग थिंग से आता है, इसलिए वो एबायोटिक रिसोर्स हो गया। और वहाँ दूसरी तरफ हम लोग प्लांट्स का भी यूज़ करते हैं, एनिमल्स का भी यूज़ करते हैं, है ना, अपने फ़ायदे के लिए। तो वो जो हो गया बायोटिक रिसोर्स हो गया, क्योंकि वो लिविंग थिंग्स से आता है, क्योंकि प्लांट्स एनिमल्स लिविंग थिंग्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं अब। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है, प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको जो है हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है, मोटे तौर पे दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो अब ये जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल है, तो उसका मतलब क्या है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो जिनको रिन्यू होने में, दोबारा से नया होने में या रिप्लेनिश होने में, दोबारा से भरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। तो इसमें से कुछ जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, ठीक है, असीमित है, मतलब कभी ना ख़त्म होने वाले, ठीक है, और उन पे जो है ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ है, जो भी ह्यूमन काम करता है धरती पे, जो कुछ भी कर रहा है, उसका उस पे कुछ खास असर नहीं होता, ठीक है। जैसे कि सोलार एंड विंड एनर्जी, तो हम लोग कुछ भी कर लें, लेकिन जो सोलर एनर्जी है, जो सूर्य से रोशनी आ रहा है, उस पर हम लोग के किसी भी एक्टिविटी का कुछ असर नहीं पड़ेगा। और विंड एनर्जी, जो विंड जो बहता है वो हमेशा बहता रहेगा, तो उसको हम लोग अगर अपने फ़ायदे के लिए विंड मिल में यूज़ करें तो भी वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, उस पर कोई उसका असर नहीं पड़ेगा। येट केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। तो ये तो सोलर और विंड एनर्जी का बात हो गया, लेकिन कुछ ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हैं जिनके पे इनका असर होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का असर होता है। जैसे कि वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट, ये तीन चीज़ ऐसे हैं कि जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। मतलब अगर हम लोग बहुत सारे पेड़ काट रहे हैं तो बहुत सारे पेड़ लगा भी सकते हैं, तो वो रिप्लेनिश हम लोग कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सॉइल को भी उसी तरह से फर्टाइल कर सकते हैं दोबारा, और पानी को भी हम लोग अच्छे तरीके से यूज़ करके बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसको केयरलेसली यूज़ करेंगे, ठीक है, ठीक से यूज़ नहीं करेंगे, तो उसका जो स्टॉक है, उसका जो मात्रा है, उस पर असर पड़ सकता है, ठीक है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो जो पानी जो है, ठीक है, वो हम लोग को एक तरह से असीमित रिन्यूएबल रिसोर्स लगता है, ठीक है, जो कभी ना ख़त्म होने वाला रिसोर्स है, ठीक है। बट उसका भी शॉर्टेज हो सकता है, ये उसका कमी होना और सूखने पे जो है हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसको ठीक से यूज़ नहीं करते हैं, बहुत वेस्ट करते हैं उसको, बहुत पॉल्यूट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो
आज के ज़माने में क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो मौसम बदल रहा है, तो बहुत कई जगहों पे जो है कुछ सालों तक बारिश ही नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, पानी का शॉर्टेज हो जाता है। ठीक है, तो पानी तो पूरे धरती पे उतना ही है, लेकिन जिस जगह पे जितना था अब उस जगह से शिफ्ट होके, ठीक है, हम लोग के वेस्टेज के कारण वो कहीं और चला गया, या तो समुंदर में, ठीक है, या तो ज़मीन के अंदर। ठीक है, तो वो क्या है कि हम लोग उस जगह पे शॉर्टेज हो जाता है, या फिर पानी सूख जाता है। ठीक है, हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं तो, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स तो हैं धरती पे, ठीक है, लेकिन उसका भी हम लोग कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं, जैसे कि आपका वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक है, और फॉरेस्ट वगैरह हो गया, सॉइल हो गया, तो ये सब को हम लोग को ढंग से यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम लोग ढंग से यूज़ नहीं करेंगे तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग को नुकसान ही पहुंचाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज को बोलते हैं जिनका जो मात्रा जो है, जो स्टॉक जो है वो फिक्स है, उसको हम लोग बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, एक बार वो ख़त्म हो गया तो हो गया। ठीक है, उसको फिर से आने में हज़ारों साल लग जाएंगे। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। तो एक बार अगर ये ख़त्म हो गए तो दोबारा इनको बनने में हज़ारों साल का समय लगेगा। ठीक है, सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेंस सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल्स। क्योंकि जो एक आम इंसान का जो लाइफ स्पेन होता है, जो जीवन काल होता है, वो बहुत छोटा होता है, 1000 साल के मुकाबले बहुत छोटा है। 60-70 साल, 80 साल जो है एक आम आदमी का जीवन काल होता है। ठीक है, तो उससे कई गुना ज़्यादा टाइम जो है, हज़ारों साल लग जाएगा ये सब रिसोर्स को बनने में लगता है। ठीक है, आपका जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल वगैरह हो गया, तो इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल करते हैं, क्योंकि हम लोग अपने जीवन काल में इसको रिप्लेनिश नहीं कर सकते, इसको दोबारा से बना नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको हज़ारों साल का समय लग जाएगा, इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कोयला हो गया, ठीक है, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, नेचुरल गैस हो गया। तो ये एक बार अगर ख़त्म हो गए तो इनको फिर से बनने में हज़ारों साल लग जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी यूबिक्विटस और लोकलाइज। तो अब उनका डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उनका वितरण, मतलब किस जगह पे वो कितना पाया जाता है। ठीक है, तो उस आधार पे रिसोर्सेज को दो पार्ट में बांटते हैं, यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक द एयर वी ब्रीथ द आर यूबिक्विटस। तो यूबिक्विटस रिसोर्सेज किसको बोलते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एयर, जो हवा है, वो हर जगह मौजूद है धरती पे, इसलिए वो यूबिक्विटस है। बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस आर लोकलाइज्ड लाइक कॉपर एंड आयरन ओर। तो दूसरी तरफ जो कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो कहीं कहीं पे ही पाए जाते हैं, हर जगह पे पाए नहीं जाते हैं। ठीक है, कहीं पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, कहीं पे बहुत कम पाए जाते हैं, कहीं पे नहीं पाए जाते हैं, तो वैसे रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं लोकलाइज्ड। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हो गया कॉपर एंड आयरन ओर। तो इंडिया में कॉपर और आयरन ओर का भंडार अच्छा खासा है, लेकिन बहुत सारे देशों में ये ना के बराबर है, या कुछ देशों में नहीं भी है, तो इसलिए ये लोकलाइज्ड है। मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसका वितरण जो है वो इक्वल नहीं है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है, और कहीं पे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन, इनका जो वितरण है कि किस जगह पे कितना पाया जाता है, वो बहुत सारे अलग अलग कारकों पे डिपेंड करता है, बहुत सारे रीजन्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि टेरेन वहाँ का कैसा है, किसी जगह का टेरेन मतलब वो इलाका कैसा है, वहाँ पे पहाड़ है, जंगल है, रेगिस्तान है, समुंदर है, क्या है वहाँ पे, उस पर डिपेंड करता है। वहाँ का मौसम कैसा है, गर्मी है, ठंड है ना, नॉर्मल सा क्लाइमेट है। ठीक है, एल्टीट्यूड कैसा, मतलब किस ऊंचाई पे है। ठीक है, ज़मीन से कितना ऊपर है ना, समुद्र तल से कितना ऊपर है। तो उस सब कारणों पे
डिपेंड करता है कि कोई जो रिसोर्स है वो किस जगह पे कितना पाया जाएगा, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। तो हम लोगों ने जैसे बात किया कि जो लोकलाइज रिसोर्सेज होते हैं वो किसी किसी जगह पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं और किसी किसी जगह पे बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं, किसी किसी पे नहीं भी पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जिस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट और अल्टीट्यूड, ये धरती पे अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। ये पूरे धरती पे ये क्लाइमेट, अल्टीट्यूड और टेरेन सेम नहीं है। इस वजह से जो है ये जो रिसोर्सेज होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ तक आगे समझ में? देखिए यहाँ पे कुछ डू यू नो है। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज़। तो स्टॉक ऑफ रिसोर्स क्या होता है कि जिस अमाउंट में, जिस मात्रा में कोई रिसोर्स अवेलेबल है हम लोग के यूज़ के लिए, उसको हम लोग स्टॉक ऑफ रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे है थिंक ऑफ न्यू रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड मेंशन हाउ देयर स्टॉक मे गेट अफेक्टेड बाय ओवर यूज़। तो आप लोग को ऐसे ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में सोचना है कि जिसको अगर हम लोग सही से यूज नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो उसका जो मात्रा है उस पर असर आएगा, ठीक है, असर पड़ेगा उस पर। चलिए आपका यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। आप लोग जो है ये वाला बनाने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अम्माज़ लिस्ट, तो इसमें क्या करना है आप लोग को कि इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का नाम है, ठीक है। तो आप लोग को ये पढ़ के जब बताना है कि वो टेक्नोलॉजी है या नहीं है, ठीक है। ओ सॉरी, रिसोर्स, मिनट, नो कमर्शियल वैल्यू, सर्कल दोज रिसोर्सेज फ्रॉम अम्माज़ लिस्ट दैट हैव नो कमर्शियल वैल्यू एज येट। तो ऐसे चीज़ों के बारे में आपको बताना है जिनका कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, जिनका अभी कोई महत्व नहीं है, ठीक है। शॉर्ट में यही समझिए कि जिसको आप बेच के कुछ पैसे नहीं कमा सकते, ठीक है, उनका आपसे कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता, ठीक है। तो उस चीज़ों को आपको जो है जिससे आपको कुछ फ़ायदा है, कमर्शियल वैल्यू है जिसका, उसको आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। लिस्ट दैट हैव नो कमर्शियल वैल्यू, अच्छा जिनका नहीं है कमर्शियल वैल्यू उनको आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। उनका नाम लिखना किसी पेज पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग घर में कीजिएगा, ये आप लोग का होमवर्क है ना। तो आप लोग देखिएगा इसमें जिसका कमर्शियल वैल्यू नहीं है वो सब आपको लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इसके आगे जो है अगले क्लास में हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज़ कीजिए, ठीक है, बढ़िया से, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।